हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीम मेड। आज हम हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी हम एज ए केस स्टडी ही लेंगे, लेकिन इसके कुछ और भी जनरल फीचर्स हैं जिनको हम लास्ट में सम अप कर लेंगे। अगर इससे पहले आपने हेपेटाइटिस ए और ई वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर एक बार देख लेना। उसमें भी हमने ऐसे केस डिस्कशन ही किया है, रैंडम इमेजिन स्टोरी बना के। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने एक चाइल्ड को लिया है, ठीक है, एक बच्चा लेस देन 1 ईयर, मतलब न्यूनेट। अब उसका कॉमन कंप्लेन, तो उसका तो कंप्लेन नहीं होगा, उसकी मम्मी आके बोलेगी कि उसको फैटीग है, नॉजिया, वॉमिटिंग है और इंटरमिटेंट जॉन्डिस, और साथ ही कुछ रैश, अर्थराइटिस और एंजियोइडीमा। अब ये रैश, अर्थराइटिस और एंजियोइडीमा ये तीनों कॉमन फीचर्स नहीं हैं, ये कुछ ही लोगों में दिखते हैं, और ये तीनों को साथ में हम सीरम सिकनेस लाइक सिंड्रोम भी कहते हैं। और आपको पता है ये सीरम सिकनेस जो है ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब इसका पैथोजेनेसिस है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, मतलब एक एंटीजन और एंटीबॉडी साथ में इम्यून कॉम्प्लेक्स बना के अगर कोई भी टिश्यू में कहीं पर भी डिपॉजिट हो जाएंगे तो उसके वजह से ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, सीरम सिकनेस। और इसमें रैश, अर्थराइटिस और एंजियोइडीमा ये कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं। और इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है स्लो इंसीडियस ऑनसेट। अगर मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में, आपको याद होगा तो, हेपेटाइटिस ए और ई का जो ऑनसेट होता है वो एब्रप्ट होता है, पर हेपेटाइटिस बी के केस में वो स्लो इंसीडियस होता है। तो अब मैंने मन में क्या सोचा कि ये एक न्यूनेट को हुआ है ना, तो उसको कैसे हुआ होगा, या तो वो मदर से बेबी में पेरीनेटल ट्रांसमिशन हुआ है, तो मुझे कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पेरीनेटल भी हो, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आया वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस में भी क्योंकि ये स्लो इंसीडियस ऑनसेट है तो द मोस्ट प्रोबेबल कॉज इज़ हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अगर मदर को हेपेटाइटिस बी हुआ हो तो उससे बेबी में ट्रांसफ़र किया है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं उसका सीरम लेके लैब डायग्नोसिस के लिए भेज दी। वहाँ पे भी सीरोलॉजिकल टेस्ट हुए, एलाइसा से या फिर इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट से। और तो अब से पहले हमने जो हेपेटाइटिस ए और ई में देखा था उसमें हम सिर्फ एंटीबॉडी को ही देखते थे कि कौन सा एंटीबॉडी राइज किया है उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, पर इसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का मार्कर यूज़ करेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस बी में एंटीजन, एंटीबॉडी दोनों का मार्कर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एंटीजन मार्कर में हमने देखा कि HBs एंटीजन। अभी के लिए आप मान लो ये जो हेपेटाइटिस बी एंटीजन है इसमें 3 एंटीजन है, एक है S, दूसरा है E और तीसरा है C, ठीक है। S, E और C। S मतलब सरफेस एंटीजन, C मतलब कोर एंटीजन और E मतलब प्री कोर एंटीजन। एक हो गया सरफेस एंटीजन, एक हो गया कोर एंटीजन, उनके बीच में जो है वो है प्री कोर एंटीजन। तो ये 3 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं हेपेटाइटिस बी में। तो हमको एंटीजन मार्कर में क्या क्या देखने को मिलेगा, हेपेटाइटिस बी S एंटीजन देखने को मिलेगा। अगर ये S एंटीजन राइज किया है तो इसका ये मतलब है कि जो इन्फेक्शन है या तो एक्यूट है या तो क्रॉनिक हो चुका है, या फिर ये बच्चा जो है कैरियर है, ठीक है। या तो एक्यूट है या तो क्रॉनिक है या तो कैरियर है। और ये जो सरफेस एंटीजन है ना, यही सरफेस को ही हम यूटिलाइज़ करते हैं वैक्सीन बनाने में। वैक्सीनेशन में भी हम जो लाइव एटेन्यूएटेड देते हैं तो उसमें भी हम ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को ही देते हैं ताकि इसी के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाए। अब दूसरा एंटीजन क्या है, HBe एंटीजन। ई मतलब प्री कोर एंटीजन। तो ये ई एंटीजन अगर राइज करेगा तो ई इंडिकेट करता है रेप्लिकेशन और इन्फेक्टिविटी को। अगर ई एंटीजन बढ़ रहा है मतलब वायरस जो है वो बहुत अच्छे से रेप्लिकेशन कर रहा है बॉडी में और उसका इन्फेक्टिविटी डोज भी बहुत बढ़ चुका है। लेकिन ये ई एंटीजन जो है वो उतना स्पेसिफिक नहीं है, क्यों नहीं है उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। और एक लास्ट है HBc एंटीजन। सी मतलब कोर एंटीजन मैंने कहा था, तो क्योंकि कोर एंटीजन है ये हमको ब्लड में दिखेगा नहीं, ये हिडन रहता है। यहाँ पे हम जो लैब डायग्नोसिस में जो भी हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं उसमें हमारा सैंपल सीरम होता है, तो ये नॉर्मल पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में नहीं दिखेगा, ये हेपेटोसाइट्स के अंदर रहता है। दैट तो अगर हम उसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे तभी जाके इसको देख पाएंगे, तो रूटीनली हम इसको नहीं देखते, ठीक है।
ये हो गया ओवरऑल एंटीजन मार्कर का। लेकिन इस केस में हम क्या देखेंगे, इस केस में हमने सिर्फ HPS एंटीजन देखा, मतलब ये केस या तो एक्यूट है या तो क्रॉनिक है या तो कैरियर है। ठीक है, उसके बाद हम एंटीबॉडी में चले गए। एंटीबॉडी में यही 3 एंटीजन के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी होगा। तो सबसे पहला एंटीबॉडी है HPC एंटीजन के अगेंस्ट में। अब HPC एंटीजन नहीं दिखेगा, पर उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे वो तो ब्लड में रहेंगे ना, तो वो तो दिखेंगे, एंटी HPC एंटीबॉडी। अब ये जो HPC एंटीबॉडी है ये भी या तो IgM हो सकता है या तो IgG। एज़ यूजुअल वही कॉन्सेप्ट, अगर M बढ़ा है तो इसका मतलब ये एक्यूट केस है, अभी एक्टिव है, और अगर G रेज हुआ है इसका मतलब या तो ये क्रोनिक केस है या तो कैरियर है या तो रिकवरी है। हमने हेपेटाइटिस A और E वायरस में देखा था कि अगर G राइज करता है, IgG राइज करता है, तो इसका मतलब वो इंडिकेट करता है रिकवरी को। वो इसलिए क्योंकि हेपेटाइटिस A और E में मैंने बताया था उसका ना कोई क्रोनिक केस होता है ना ही उसके कोई कैरियर्स होता है, इसीलिए वो सिर्फ रिकवरी को डिनोट करता है। पर इस केस में क्रोनिक भी है, कैरियर भी है और रिकवरी भी है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे भी। अब दूसरा है HPS एंटीजन के अगेंस्ट में। ठीक है, एंटी HPS एंटीबॉडी। तो मैंने कहा था ये HPS एंटीजन जो है ये सबसे पहले राइज करता है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट का जो एंटीबॉडी हम उसको यूज़ करते हैं वैक्सीनेशन में, तो वो डिनोट करता है रिकवरी या फिर वैक्सीनेशन को। अब लास्ट में है एंटी HPE एंटीबॉडी। ई मतलब प्री कोर एंटीजन के अगेंस्ट में। अब अगर HPE एंटीजन डिनोट कर रहा था रेप्लिकेशन और इन्फेक्टिविटी, तो उसके अगेंस्ट में जब एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगे तो वो उसको काउंटरैक्ट करेंगे। तो एंटी HPE एंटीबॉडी क्या डिनोट करेंगे, लो रेप्लिकेशन और लो इन्फेक्टिविटी। ठीक है, इतना हो गया। इस केस में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, इस केस में हमें HPS एंटीजन देखने को मिलेगा। एंटीबॉडी में से हमको IgM या IgG देखने को मिलेगा, ये दोनों नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि HPS एंटीबॉडी तब दिखेगा जब वो रिकवर कर चुका होगा, और HPE एंटीबॉडी तब देखने को मिलेगा जब वो लो रेप्लिकेशन कर रहा होगा। पर इस केस में तो वो एक्टिव है ना, तो हमको ये दोनों नहीं देखने को मिलेंगे, हमको IgM या IgG देखने को ही मिलेगा। चलो, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि अगर किसी के ब्लड में एंटी HPE एंटीबॉडी लो रेप्लिकेशन कर रहा है, लो इन्फेक्टिविटी को सजेस्ट कर रहा है, किसी के ब्लड में ये आ गया और वो डॉक्टर खुश हो गया ये सोच के कि इसका जो वायरल रेप्लिकेशन है वो कम हो रहा है, मतलब बॉडी खुद ब खुद रिकवर कर रही है, तो ये चिंता वाली बात नहीं है। तो ये वाला डायग्नोसिस गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि कुछ वायरल स्ट्रेन्स में ना म्यूटेशन होता है। कहाँ पे म्यूटेशन होता है, प्री कोर रीजन में ही म्यूटेशन होता है, मतलब यहाँ पे जो ई एंटीजन जो है वहीं पे म्यूटेशन होता है, जिसके वजह से जो HPE एंटीजन का प्रोडक्शन है ना वो खुद ब खुद डाउन रेगुलेटेड रहता है। अब अगर एक पर्सन में म्यूटेशन हो गया है HPE एंटीजन का, तो वो खुद ब खुद ही कम बनेंगे। तो अगर HPE एंटीजन बनेंगे ही नहीं ज़्यादा, तो एंटी HPE एंटीबॉडी भी कम रहेगा, क्योंकि एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेंगे, तब भी वो लो रेप्लिकेशन और लो इन्फेक्टिविटी दिखाएगा। तो हमको लगेगा क्या कि ये जो वायरस है वो रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, बॉडी रिकवर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा होगा। एक्चुअली वो वायरस अब भी बॉडी में है, वो अच्छे से रेप्लिकेट भी कर रहा है, और बहुत जल्द फिर वो क्रॉनिक केस में जाके सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा था कि HPE एंटीजन जो है ये स्पेसिफिक नहीं है, हम इसके बेसिस पर डायग्नोसिस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगर मान लो अब ये जो पेशेंट है इसके में ये एंटी HPE एंटीबॉडी लो आया, ठीक है, तो फिर भी क्योंकि ये क्राइटेरिया नहीं है डिसाइड करने का, फिर हम नेक्स्ट मॉलिकुलर टेस्ट करेंगे। मॉलिकुलर टेस्ट में हम HBV DNA का मॉलिकुलर उसमें PCR करेंगे। अब आपको याद होगा मैंने कहा था हेपेटाइटिस A और E में जब हम मॉलिकुलर मेथड पे PCR करते हैं तो उसमें हम RNA लिखते हैं, इसमें हम DNA लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि हेपेटाइटिस B वायरस एक DNA वायरस है, ठीक है। तो HBV DNA को इस पर हम PCR करेंगे, तो ये एक बेस्ट मेथड है, ये क्वांटिटेटिव मेथड है, इससे हम डायग्नोसिस दे सकते हैं। कैसे देंगे कि ये जो है अगर ये बढ़ा होगा तो इट विल इंडिकेट कि एक्टिव रेप्लिकेशन और हाई इन्फेक्टिविटी, ठीक है। साथ ही ये वायरल DNA लोड भी
कैलकुलेट करता है, इसीलिए क्वांटिटेटिव है। वायरल डीएनए लोड मतलब बॉडी में अभी वायरल डीएनए कितना है, तो ये लोड को भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए ये हमारे जो ट्रीटमेंट का जो रिस्पॉन्स है, ये कितना अच्छे से फाइट कर रहा है, कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। इसीलिए HPV DNA जो है ये सबसे बेस्ट मार्कर है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। अब तीसरा चीज़ हम क्या कर सकते हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स जैसे लीवर के एंजाइम से LTA ST वो सब भी राइज हुए होंगे, और क्लिनिकली ये एक्टिव इन्फेक्शन को शो करेंगे। जॉन्डिस हुआ होगा ना उसे, इसलिए ये सब राइज किए होंगे, बिलिरुबिन राइज किए होंगे। तो इन सब से हम कंक्लूड करेंगे कि क्लिनिकली ये इन्फेक्शन एक्टिव है। ठीक है, ये कोई मतलब कैरियर नहीं है, ये एक्टिव इन्फेक्शन है। अब दूसरा चीज़ मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने का सोचा वो ये कि अब ये अगर हम इसको पैथोलॉजिकल लैब में भेजेंगे और HND करेंगे तो हमको ग्राउंड ग्लासिंग ऑफ हेपेटोसाइट्स देखने को मिलेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पैथोलॉजी में इंक्लूड करना है। अगर पैथो में आपको हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में पूछा गया है तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट लिखना है कि HND स्टेन में ये ग्राउंड ग्लासिंग ऑफ हेपेटोसाइट्स वैसे अपीयर करेंगे। ठीक है, तो अब हमने लैब डायग्नोसिस कर लिया, हमको डायग्नोसिस मिल गया कि इसको हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन हुआ है। अब हम इसको ट्रीटमेंट क्या देंगे। हेपेटाइटिस ए और ई में क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग होते थे तो हम उनको कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं देते थे, पर यहाँ पे हमको एंटीवायरल ड्रग देना पड़ेगा। तो अब उसको अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है क्रोनिक इनएक्टिव हेपेटाइटिस। मैंने यहाँ पे इनएक्टिव हेपेटाइटिस क्यों लिखा, जबकि मैंने बताया कि ये एक्टिव इन्फेक्शन है। क्रॉनिक है क्योंकि मैंने कह दिया कि यहाँ पे IgG जो है वो एलिवेट कर रहा है इसका, तो मतलब ये क्रॉनिक हो सकता है, तो कैरियर हो सकता है, तो रिकवर हो सकता है। पर फिर हमने देखा कि इसके जो लिवर एंजाइम्स है, बिलिरुबिन है, वो सब इंक्रीज हुआ है, HPV DNA इंक्रीज़ हुआ है, मतलब ये रिकवरी तो नहीं है, ये क्रॉनिक स्टेज में है। ठीक है, पर इनएक्टिव क्यों लिखा, इनएक्टिव इसलिए लिखा क्योंकि इसका जो HBE एंटीजन है ना वो कम है। ठीक है, भले ही वो म्यूटेशन की वजह से हुआ हो, प्रीकोल म्यूटेंट हो, फिर भी HBE एंटीजन कम होता है तो हम उसको इनएक्टिव लिखते हैं। अगर HBE एंटीजन ज़्यादा होता है तो अब हम उसको एक्टिव लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर उसको इनएक्टिव लिखा। अब क्योंकि हमने इसको इनएक्टिव बोल दिया तब इसके आगे के स्टेप्स हम कैसे, मतलब इसका आगे क्या करेंगे, हम HPV DNA को मॉनिटर करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने बताया। मॉलिकुलर मेथड से हम HPV DNA को मॉनिटर करेंगे। अगर उसके HPV DNA मोर देन 2000 हुआ इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर, साथ ही लिवर एंजाइम्स भी बढ़े हैं, साथ ही उसको फाइब्रोसिस है ऑलरेडी लिवर में, तब जाके हम इसको कंसिडर करेंगे कि अब यहाँ पर उसको ट्रीटमेंट चाहिए। या तो अगर ये 2000 नहीं मोर देन 20,000 हुआ है और ALT भी राइज किया है लेकिन फाइब्रोसिस नहीं है, अब इसके बाद दो पेशेंट मतलब दो केसेस हो सकते हैं ना, या तो किसी को पहले से लीवर डिसीज़ है या तो किसी को लीवर डिसीज़ नहीं है। अगर किसी को लीवर डिसीज़ है तो आप उसको मोर देन 2000 में ही ड्रग्स लेना शुरू करेंगे। अब अगर यहाँ पे किसी को लीवर डिसीज़ नहीं है तो तब आप उसको मोर देन 20,000 में ड्रग्स लेना शुरू करेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। तो प्रेजेंटली ड्रग ऑफ चॉइस है टीनोफोविर प्लस टेल्बिविडिन। ठीक है, और साथ ही जिन लोग को HIV HPV का को इन्फेक्शन हुआ है, मतलब ये लोग HIV पेशेंट्स भी हैं, साथ ही अभी उनको हेपेटाइटिस बी वायरस का भी इन्फेक्शन हुआ है, तो इसलिए उसको को इन्फेक्शन कहते हैं। तो उसको हम टीनोफोविर और टेल्बिविडिन की जगह पे एम्ट्रिसिटाबिन देंगे। ये ड्रग्स के नाम है, आपको याद करना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले क्या होता था ना, टेल्बिविडिन की जगह पे लैमिविडिन देते थे, और इस ड्रग को लेके बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट बन चुका है। कैसे बना, जो वायरल स्ट्रेन जो है वो एक YMDD लोकस पे म्यूटेशन कर देते थे। ठीक है, YMDD म्यूटेशन हो जाएगा तो फिर ये ड्रग जो है वो और रिस्पॉन्ड नहीं करेगा वायरस में। तो इस तरह से अभी लैमिविडिन को लेके ऑलमोस्ट सारे स्ट्रेन्स रेजिस्टेंस बन चुके हैं, इसीलिए ये ड्रग देना हमने बंद कर दिया है। उसकी जगह हम टेल्बिविडिन देते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट जो पहले यूज़ होता था पर अभी बहुत से उसके एडवर्स इफेक्ट्स इसीलिए बंद कर दिया गया है, वो है पेग इंटरफेरॉन अल्फ़ा, पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा। बस नाम याद रख लेना कि पहले यूज़ होता था, अभी यूज़ नहीं। अभी हम लोग सिर्फ एंटीवायरल ड्रग्स ही देते हैं।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊँगी, तो प्लीज़ उसको भी देख लेना। एंड थैंक